मार्केट का पूरा अपडेट। शानदार ग्लोबल संकेतों से आज बाजार में जोश दिखाई दिया। बाजार लगातार तीसरे दिन बढ़त के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 319 पॉइंट चढ़कर 70,043 पर और निफ्टी 99 पॉइंट चढ़कर 23,312 पर बंद हुए। इंफ्रा ऑटो इंडेक्स में बढ़त देखने को मिली। वहीं आईटी, एफएमसीजी, फार्मा शेयर्स में दबाव दिखाई दिया। तो बाजार का पूरा हाल अब समझते हैं कंचन नौटियाल से। तो कंचन, बताएं आज बाजार का हाल कैसा रहा और किन स्टॉक में तेजी और कहां गिरावट देखने को मिली? तो स्ट्रॉन्ग ग्लोबल क्यूज के चलते मार्केट का जो ओवरऑल मोमेंटम है वो हमें पॉजिटिव साइड में देखने को मिला। लेकिन अब बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज किस तरीके का रहा। सबसे पहले बात करते हैं निफ्टी के बढ़ने वाले शेयर्स की। सबसे पहला नाम आता है एचडीएफसी लाइफ का, जहां पे हमें करीबन 8% का अपसाइड देखने को मिला और कल इसके नतीजे भी आए हैं जिसका रिफ्लेक्शन सीधा सीधा देखने को मिला है। बीएल में 3%, एसबीआई लाइफ 3% और श्रीराम फाइनेंस भी करीब करीब 3% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट में सबसे पहला नाम है टाइटन का, जहां पे करीबन ½ % की कमजोरी देखने को मिली है। पावर ग्रिड भी ½%, सिप्ला में भी सेम नंबर्स और आयशा मोटर करीबन 1% की गिरावट के साथ बंद हुआ है। देखते हैं कि मिड कैप का एक्शन कहां रहा है। आरवीएनएल में हमें 11% का इजाफा देखने को मिला है। आईडीबीआई बैंक 8%, भारत डायनामिक्स 6% और हुडको भी करीब करीब 5% की बढ़त के साथ बंद हुए हैं। लूजिंग पॉकेट की तरफ नजर डाली जाए तो यूपीएल में करीबन 0.11%, एल्केम लैब ½%, सुजलॉन एनर्जी 1% और पेज इंडस्ट्री भी करीबन ½% की कमजोरी के साथ आज बंद होते हुए दिखाई दिए हैं। शुक्रिया कंचन इस पूरे मार्केट अपडेट के लिए। आईटी सेक्टर को लेकर कंस्ट्रक्टिव नजरिया है, ऐसा कहना है एएसके हेज सॉल्यूशन के सीईओ वैभव सांघवी का। सीएनबीसी आवाज के साथ खास बातचीत में उन्होंने कहा कि बिल्डिंग मटेरियल स्पेस में निवेश के मौके बनेंगे। आईटी में हमारा व्यू कंस्ट्रक्टिव है। कंस्ट्रक्टिव इसलिए है कि उसके 2 या 3 मुख्य वेरिएबल अगर हम देखते हैं कि वन के यूएस इकोनॉमी है, जो जब सभी रिसेशन की बात कर रहे थे, हार्ड लैंडिंग की बात कर रहे थे, ऐसा तो कुछ दिख नहीं रहा है। इनफैक्ट देयर इकोनॉमी इज प्रीटी स्ट्रांग। सेकेंड के ऐसी संभावना है कि एक बार नया एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन में आ जाता है तो प्रॉबेबली कॉर्पोरेट टैक्स कट भी आ सकते हैं। अगर कॉर्पोरेट टैक्स कट आती है तो डिस्क्रेशनरी स्पेंड, ऐसा अनुमान है कि डिस्क्रेशनरी स्पेंड काफ़ी किक अप हो सकता है अगर डिस्क्रेशनरी स्पेंड बढ़ती है। और इन सिचुएशन जहाँ ऑलरेडी रुपी डेप्रिसिएशन हो चुका है, ये सेक्टर में एट डिक्लाइंस एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मीडियम टर्म के लिए बन सकती है। But from a other building material perspective, including ceramics, including tiles, including adhesives, MDF, plywood, वो पूरी सेगमेंट में हमें इतनी ज़्यादा एक्टिविटी नहीं दिख रही है। The only probably I can say is basically that unorganized competition probably ज़्यादा हो रही है उसमें। But we have not been able to kind of put a finger on it. We are waiting to see कि हम राह देख रहे हैं कि हम बेहतर डेटा पॉइंट्स उसमें आके एक अच्छा व्यू बना सके। बट ऑन ए लैग बेसिस बिल्डिंग मटेरियल एक सेगमेंट है जहां हमें लगता है पॉसिबली अपॉर्चुनिटी आ सकती है। तो अब बाजार की नजर आज आने वाले रिलायंस इंडस्ट्रीज के नतीजों पर है। कैसे होंगे नतीजे, इस पर जानकारी देने के लिए अब हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ रहे हैं यतिन मोहता। तो यतिन, क्या उम्मीद लगाई जा सकती है रिलायंस के नतीजों से? बिग बॉय, रिलायंस इंडस्ट्रीज के तीसरे क्वार्टर के नतीजों पे खास नजर रहेगी। सुधार एक्सपेक्टेड है और सीक्वेंशियली बहुत सारी चीजों में इंप्रूवमेंट दिखेगा। कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो अगर हम रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 2,30,000 करोड़ रुपए के आसपास एक्सपेक्टेशन है। और अगर हम एबिटा और मुनाफे की बात करें तो यहां हल्का सुधार आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट एबिटा मार्जिन इस बार लगभग 60 बेसिस पॉइंट सुधरने की उम्मीद है और लगभग 18.32 के आसपास का एबिटा लेवल एक्सपेक्टेड है। एबिटा इसके लिए सुधरेगा क्योंकि जो टेलीकॉम बिजनेस का आरपू है और रिटेल कारोबार का जो परफॉर्मेंस है वो काफी हद तक इंप्रूव होता हुआ आपको नजर पड़ेगा। फैक्टर्स की बात करें तो O2C कारोबार में एबिटा की ग्रोथ लगभग 10% के आसपास होगी। और जीआरएम्स की बात करें तो क्यूओक्यू एक्सपेक्टेशन ये है कि यहाँ अच्छा खासा सुधार होगा। इनफैक्ट जीआरएम्स 6% सुधरेंगे और लगभग $8.7 पर बैरल के आसपास का यहाँ एक्सपेक्टेशन रहेगा। जियो के आरपू की बात करें और ओवरऑल नतीजों की बात करें तो यहाँ 6% का इजाफा आपको दिखेगा और सिक्वेंशियली लगभग 7% का
इंप्रूवमेंट आपको एबिटा में आता हुआ दिखेगा। रिलायंस रिटेल की बात करें तो यहाँ रेवेन्यूज में और ओवरऑल ग्रोथ लगभग 10% के आसपास रहेगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन सेल्स में नंबर्स काफी अच्छे रहने की उम्मीद है। अब टेलीकॉम कारोबार की बात करते हैं। अगर हम Q3 के टेलीकॉम बिजनेस की बात करें तो यहां देखेंगे हम एबिटा लगभग 16,500 करोड़ रुपए के आसपास होगा, जो एक 10% का सुधार है। रेवेन्यूज की बात करें तो लगभग 5% का इजाफा दिखेगा, और अगर हम एबिटा मार्जिन की बात करें तो यहां 100 बेसिस पॉइंट्स का सुधार रहेगा, 54% के आसपास एबिटा मार्जिन एक्सपेक्टेड है। और सबसे इंपॉर्टेंट आंकड़ा इस साल का रहेगा आरपू का। ये क्वार्टर में आप टैरिफ हाइक का इंप्रूवमेंट देखेंगे, 205 रुपए के आसपास आरपू एक्सपेक्टेड है, जो पिछले क्वार्टर लगभग 195 रुपीस के आसपास था। अब ये समझते हैं कि ब्रोकरेजेस का क्या समझना है थर्ड क्वार्टर नंबर्स पे। मॉर्गन स्टैनली की बात करें तो ये जो डिटेलिंग है वो काफी अच्छी रहेगी। इनफैक्ट डबल डिजिट रिटेल रेवेन्यू ग्रोथ रहेगा, और वैल्यू अनलॉकिंग जो है उसकी अनाउंसमेंट्स पे खास नजर रहेगी थर्ड क्वार्टर में। अगर हम टेलीकॉम एबिटा की बात करें तो 18% की ग्रोथ मॉर्गन स्टैनली एक्सपेक्ट कर रहा है, और रिटेल एबिटा लगभग 6% का सुधार दिखाता हुआ नजर पड़ेगा। गोल्डमैन सैक्स का भी यही मानना है कि 2025 कैलेंडर ईयर में जो प्रदर्शन रहा है स्टॉक का वो FY26 में सुधरेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो एक एक्सपेंशन का इफेक्ट यहां दिखेगा। गीगा फैक्ट्री भी खुल रही है, उस पर भी खास नजर रहेगी, और थर्ड क्वार्टर का कोर एबिटा लगभग 5% सुधरेगा QOQ बेसिस पे। और जैसे कि मैंने पहले कहा, जो गीगा फैक्ट्री है और न्यू एनर्जी कारोबार है वो किस हिसाब से प्रदर्शन दिखाएगा, उसके ऊपर भी मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। शुक्रिया यतिन इस जानकारी के लिए। और आपको बता दें, CNBC आवाज नेटवर्क 18 का हिस्सा है और इसकी ऑनरशिप इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट के पास है, और इसकी सोल बेनिफिशियरी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। चलिए अब बढ़ते हैं आगे और बताते हैं आज की एक और बड़ी खबर जो कि कैबिनेट से आ रही है। आज सरकार ने 2 बड़े फैसले लिए हैं। पहला, केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है, और दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है स्पेस सेक्टर के लिए। कैबिनेट ने तीसरे लॉन्चिंग पैड को मंजूरी दे दी है। 8वें वेतन आयोग के लागू होने के बाद सरकारी कर्मचारियों की सैलरी और भत्तों में इजाफा होगा, और साथ ही इसका फायदा दिल्ली के कर्मचारियों को भी होगा। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए 8th सेंट्रल पे कमीशन को मंजूरी दे दी है। 8th सेंट्रल पे कमीशन आप सब जानते हैं 1947 से अब तक 7 पे कमीशन हुए हैं, और प्रधानमंत्री जी ने एक रेगुलर रिदम के साथ पे कमीशन बनाने का जो एक संकल्प लिया है, उसके हिसाब से 2016 में लास्ट पे कमीशन 7th पे कमीशन स्टार्ट हुआ था, तो 2026 में इसका टर्म कंप्लीट होता है। उससे वेल बिफोर 2025 में 8th पे कमीशन स्टैब्लिश करने से सफिशिएंट टाइम मिलेगा, सो दैट द रिकमेंडेशंस कैन बी रिसीव्ड वेल बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द पीरियड ऑफ 7th पे कमीशन। तो कैबिनेट की तरफ से लिए गए इन दोनों अहम फैसलों पर अब विस्तार से जानकारी लेते हैं। हमारे वरिष्ठ सहयोगी लक्ष्मण रॉय हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। लक्ष्मण जी, सबसे पहले जानना चाहेंगे, केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए सरकार ने जो बड़ा फैसला लिया है, इसकी पूरी जानकारी क्या है? देखिए, दरअसल सरकार का जो फैसला है उसके तहत 8वें वेतन आयोग का गठन किया जाएगा। इसके एक चेयरमैन होंगे, 2 सदस्य होंगे, इनके टर्म्स और रेफरेंस तय किए जाएंगे, और फिर ये इसमें तय की जाएगी कब तक इनको अपनी सिफारिशें देनी है। ये वेतन आयोग जो होता है दरअसल केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए तय करता है कि उनकी बेसिक सैलरी में किस आधार पर कितनी बढ़ोतरी की जाए, उनके अलग अलग भत्ते में किस तरह का बदलाव किया जाए, महंगाई भत्ते में क्या बदलाव किया जाए, और हर उनके सिफारिश के आधार पर केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनधारियों के लिए हर 10 साल पर उनके वेतन भत्ते की समीक्षा की जाती है। तो ये समीक्षा अब 1 जनवरी 2026 को की जानी है, इसलिए साल भर पहले इनका गठन किया गया है, ताकि वेतन आयोग संबंधित लोगों से सलाह मशविरा करता है, कर्मचारी संगठनों से सलाह मशविरा करता है, फिर अपनी सिफारिश देगा, फिर उस सिफारिश को माना जाएगा, और इस सिफारिश को मानने के बाद जो सबसे बड़ा फायदा होगा, बता दूं कि इसमें केंद्र सरकार के कुल करीब 50 लाख कर्मचारी और करीब 65 लाख पेंशनधारी हैं, उनको इसका फायदा मिलेगा। एक और ख़ास जिक्र करना चाहूँगा, चूँकि दिल्ली में चुनाव की तैयारी चल रही है, तो इस फैसले से दिल्ली के 8 लाख कर्मचारियों को फ़ायदा होगा, जिसमें डिफेंस पर्सनल भी होंगे और दिल्ली सरकार के भी कर्मचारी होंगे, क्योंकि दिल्ली सरकार के कर्मचारी के वेतन में उसी हिसाब से बढ़ोतरी की जाती है जिस आधार से
केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बढ़ोतरी की जाती है। तो इस वजह से दिल्ली सरकार के 4 लाख कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलेगा। बता दूं कि 7वें वेतन आयोग जो अभी चल रहा है उसकी सिफारिश लागू होने से 2016-17 में जब पहली बार लागू हुआ था तो करीब 1 लाख करोड़ रुपए अतिरिक्त खर्च हुए थे। तो जाहिर तौर पे ये 8वां वेतन आयोग सिफारिश जब लागू होगा तो सैलरी बढ़ेगी तो सरकार का खर्च जरूर बढ़ेगा, लेकिन सरकार का मानना है कि इससे कंजम्पशन को बढ़ावा मिलेगा, ग्रोथ को बढ़ावा मिलेगा और सरकार के कर्मचारियों के जीवन स्तर में सुधार होगा। जी लक्ष्मण जी, एक और बड़ा फैसला लिया गया है। स्पेस सेक्टर के लिए तीसरे लॉन्चिंग पैड को मंजूरी मिली है, तो इस पूरे क्षेत्र के लिए कितना अहम फैसला है ये तीसरा जो लॉन्चिंग पैड है दरअसल श्रीहरिकोटा में बनाया जाएगा। ये पूरे स्पेस सेक्टर के लिए कहे तो एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है, क्योंकि अब तक 2 लॉन्चिंग पैड था, लेकिन सरकार जिस तेजी से स्पेस सेक्टर में आगे बढ़ना चाहती है उसके लिए एक नए लॉन्चिंग पैड की जरूरत थी। अब इस नए लॉन्चिंग पैड को कैबिनेट ने मंजूरी दी है, जिसमें इस नए लॉन्चिंग पैड में 3,985 करोड़ रुपए की लागत से 3सा लॉन्चिंग पैड बनेगा। 48 महीने के भीतर ये तैयार हो जाएगा, यानी 4 साल के भीतर ये तैयार हो जाएगा। इसके तहत जो न्यू जनरेशन लॉन्च व्हीकल है उस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने में काफ़ी मदद मिलेगी। ये तीसरा लॉन्चिंग पैड अत्याधुनिक तकनीक से लैस होगा, इसकी क्षमताएं काफ़ी ज़्यादा होंगी, इस वजह से इसे पूरे स्पेस सेक्टर के लिए काफ़ी अहम माना जा रहा है। जी शुक्रिया लक्ष्मण जी, कैबिनेट के बड़े फैसलों पर विस्तार से जानकारी देने के लिए।